हेलो गाइस, आज हम 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी है ये लगातार गतिशील है, मतलब कि लगातार चल रही है। इसके ऊपर भी परिवर्तन हो रहे हैं और पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वो भी लगातार उस प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से लगातार अंदर का जो भाग है वो भी गतिशील है, यानी कि वो भी लगातार इधर से उधर चलता रहता है। और ऊपर से जो हमारी पृथ्वी है वो भी सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है और अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। इस तरीके से जो हमारी पृथ्वी है एक गतिशील ग्रह है। ठीक है, अब इसका जो अंदर से जो लगा रही है, अंदर का जो भाग है वो आंतरिक भाग कहलाता है और जो ऊपर से जो पृथ्वी है ये बाहरी भाग कहलाता है। जैसे जो हमारी पृथ्वी है ये इसका जो अंदर का भाग है, इसके ये वाला जो भाग है, ये तो ऊपर का हो गया, लेकिन ये वाला जो भाग है ये अंदर का है। इसमें इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये ऊपर का जो भाग है ये इतना, ये ऑरेंज वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला ये परपटी कहलाती है। फिर ये बीच वाला जो है ये मेंटल भाग कहलाता है, ये वाला। और ये नीचे लाल वाला जो भाग है नीचे का, ये कहलाता है क्रोड। ठीक है, अब ये वाला जो है क्रोड, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक क्रोड और दूसरी बाह्य क्रोड। यानी कि इसका जो ऊपर का थोड़ा सा ये इतना जो भाग है लगभग, वो बाह्य क्रोड है और एकदम बिल्कुल बीच का छोटा सा अंदर का जो सिर्फ बीच का भाग है वो आंतरिक क्रोड कहलाता है। इस तरीके से जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसको बांटा गया है। अब ये जो भाग हैं अंदर के, इसमें ये जो भाग हैं अंदर के, पृथ्वी के अंदर के जो भाग हैं इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जैसे ये भूपर्पटी है, ऊपर का जो भाग है इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसके अंदर का जो थोड़ा सा ये वाला जो येलो वाला भाग है ये इसे सीमा कहते हैं और जो बिल्कुल अंदर का जो भाग है इसे निफे कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो सियाल है ये SIAL देखें, ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है और ये सीमा इस तरीके से और ये निफे। ठीक है, यानी कि भूपर्पटी को सियाल और मेंटल को सीमा और जो क्रोड होती है अंदर की आंतरिक क्रोड बाह्य क्रोड, इन दोनों को निफे कहते हैं। ओके, अब ठीक है, अब ये जो है सियाल, ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बनी है। और ये जो है सीमा, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है। और ये जो है निफे, ये निकल और Fe आयरन, इससे मिलकर के बनी है। ठीक है, इसी वजह से इनके जो नाम है सियाल, सीमा, निफे हैं। ओके, अब हम इनको देख लेते हैं थोड़ा डीप में। जैसे जो पृथ्वी की ऊपर की जो सतह है उस संकेंद्री परतों से बनी हुई है और ये सतह की सबसे ऊपरी परत है जिसको परपटी कहते हैं, परपटी अथवा भूपर्पटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी कि जो ये भूपर्पटी है, हाँ, ये जो भूपर्पटी है ऊपर की, ये वाली जो भूपर्पटी है, इसका ये जो है 35 किलोमीटर तक है। उसमें महाद्वीपीय संहति में, यानी कि जो ऊपर का महाद्वीप वगैरह है इसमें 35 किलोमीटर है, जबकि ये जो 5 किलोमीटर है वो समुद्री सतह में है। यानी कि जो समुद्र का जो भाग है उसमें सिर्फ 5 किलोमीटर है। अब महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनी है, खनिजों से बनी है। जो इसकी महाद्वीप जो जितना भी भाग आता है इसका भूपर्पटी का, जो महाद्वीपीय संहति के अंदर आता है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, यानी कि सियाल से। सिलिका और एल्युमिनियम, एल्यूमिना या एल्युमिनियम, ठीक है, इन खनिजों से बना है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। ओके, इसलिए इसे सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमे, सिलिका सीमे, इस तरीके से सीमा, यानी इसका ये जैसे मैंने आपको भी समझाया, मैं सिलिका और MA से मैग्नीशियम। ठीक है,
इसको ऐसे कहा जाता है। अब पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, उसमें वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। जो हमारी पृथ्वी है उसके जो सबसे अंदर की जो परत है वो क्रोड कहलाती है। अब ये जो क्रोड है वो लगभग, इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, यानी कि निफे, एंड आई से निकेल और एफ ई से आयरन मतलब लोहा। ओके, अब इसे निफे यानी निकेल और एफ से फेरस भी कहा जाता है। इसका जो मतलब दूसरा नाम है वो फेरस भी है, फॉस्फेरस फेरस, ठीक है। यानी इसका एक नाम आयरन है और आयरन को लोहा कहा जाता है। नहीं, सारे एक ही नाम है, अलग अलग मतलब नामों से न जाना जाता है, लेकिन है एक ही चीज़ें। केंद्रीय क्रोड का जो तापमान है एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, यानी कि जो निफे है इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और इसका दबाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये शैल और एवं खनिज होते क्या हैं? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो परपटी बनी हुई है, ऊपर का जो भाग है वो खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। उसका जो प्राकृतिक पिंड है उसको शैल कहते हैं। जैसे शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय यानी इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मेटाफोर्फिक शैल, ठीक है। यानी कि जो शैलें हैं वो 3 प्रकार की हैं, मुख्यतः आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल। अब ये जो हैं वो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, किसी प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के अंदर होता है, तो यानी जब ज्वालामुखी बाहर निकल जाता है और फिर वो ठंडा होकर के बाहर ऊपर जम जाता है, तो उससे जो है ये शैलें बनती हैं। और जब क्योंकि ज्वालामुखी जो है वो आग का ही होता है तो उससे आग्नेय शैल बन जाती है और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल भी 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्भेदी शैल और एक बहिर्भेदी शैल। यानी कि जो ज्वालामुखी से ऊपर आकर के ठंडा होकर वो जम रहा है वो आग्नेय शैल है, उसमें भी 2 प्रकार हैं, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर से जो लावा निकल के आ रहा है वो काफ़ी गर्म होता है, और इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो मतलब पृथ्वी के अंदर का जो भाग है, जो ज्वालामुखी से लाल कलर का जो लावा निकलता है वो मैग्मा ही कहलाता है। यानी कि मैग्मा और लावा एक ही, मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के बाहर यहाँ पर आकर के, जैसे पृथ्वी के अंदर से कोई भी मतलब ज्वालामुखी से लावा निकला और ऊपर आकर के जम गया, तो ये बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहलाएगा। आग्नेय शैल तो होगा क्योंकि आग से निकला है। अब ये बहिर्भेदी आग्नेय शैल होगा। इनकी जो संरचना है बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए जैसे बेसाल्ट है, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। यानी कि ये जो द्रवित मैग्मा होता है, जैसे मतलब जैसे लावा निकल रहा है यहाँ से पृथ्वी के अंदर से, और निकल करके जैसे वो बाहर को आता है, तो कुछ ऐसा भी होता है जो मतलब पृथ्वी के अंदर ही जो है वो मतलब वो हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी कि मान लो यहाँ से निकला, कुछ अंदर ही रह गया, यहाँ पर ही रह गया, तो जो अंदर ही जम जाएगा, अंदर ही यहीं पर जम जाएगा, यहाँ से उठने के बाद थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहीं जम जाएगा, तो वो और
मतलब ठंडा हो जाएगा वो जम करके, तो वो कहलाएगा अंतर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो शैल बन रही है, आग्नेय शैल, आग की जो चट्टान बन रही है, वो अंतर्भेदी कहलाएगी। और पृथ्वी के ऊपर को आकर के, यहाँ पर आकर के जो जम रही है, वो बहिर्भेदी शैल कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार बने हाँ, जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लग के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। यानी कि जैसे अभी पृथ्वी से वो निकलती है, आग्नेय शैल वगैरह जम जाती है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब वो ठंडा हो जाती है, तो फिर वो एक छोटे छोटे दानों के रूप में जो है वो मतलब उनका रूप ले लेती है, कि वो छोटे छोटे दानों के रूप में रह जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठोस क्यों हो जाती है, क्योंकि जब निकली द्रव्य फॉर्म में थी, फिर भी एकदम अचानक ठोस कैसे हो गई? क्योंकि जो ये थी, जैसे हम फ्रिज में कुछ रख देते हैं, पहले तो पानी, जैसे हम फ्रिज में पानी रख देते हैं, पहले तो वो द्रव के रूप में होता है, और जब उसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं, जो उसका मतलब टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पर ठंडा हो, मतलब बर्फ़ जम जाता है। इसी तरीके से लावा होता है। लावा जो है, क्योंकि वो जो लावा है वो अंदर जो है वो मतलब काफ़ी सारे जो खनिज पदार्थ होते हैं उनसे बना होता है, और जैसे ही वो बाहर को निकलेंगे खनिज पदार्थ, तो उनका जो टेम्परेचर है वो मतलब रूम टेम्परेचर पर जो बाहर आते ही जो टेम्परेचर है वो उस पर ठंडा होते हैं। यानी कि हर चीज़ जो होती है वो उसके जमने की जो एक टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे बर्फ़ है वो 0 डिग्री पर जम जाता है, वैसे ही जो ये लावा होता है, क्योंकि ये चट्टान से काफ़ी सारी धातु वगैरह से बना हुआ होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी धातु होती हैं, तो उनसे बना हुआ होता है। इस वजह से इसका जो मतलब जमने की प्रकृति है वो कम टेम्परेचर पर ही जम जाता है, यानी कि ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा कम ना होकर के थोड़े कम टेम्परेचर पर ही ये जम जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो ये ठोस हो जाता है जमने के बाद। अब शैल लुढ़ककर, अब ये जो शैल होती हैं, जैसे आग्नेय शैल जम गई, फिर उसके बाद जब ये शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यानी कि जैसे पृथ्वी से कोई भी शैल निकली और फिर वो जम गई, फिर उसके बाद जब वो टूट करके, चटक करके, एक दूसरे से टकरा करके टुकड़ों में टूट जाएगी, तो वो जो कण होंगे, टूटे हुए कण होंगे, वो अवसाद कहलाएंगे। अवसाद जो है वो हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अद्रण अवसाद दबकर एवं कठोर शैल की परत बनाते हैं। यानी कि जब वो अवसाद होंगे मतलब एक दूसरे से, जब ये मतलब आग्नेय शैलों से ही क्या बनी है, ये अवसादी शैल बनी है। कैसे? यानी कि जब वो दाने दाने होंगे आग्नेय शैल के, फिर वो टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, फिर वो उन पर दबाव पड़ेगा, दबाव बढ़ने के बाद फिर वो मतलब फिर से कठोर हो जाएंगे, मतलब पहले दाने से फिर दोबारा से जब कठोर हो जाएंगे, तब जो शैल बनेगी वो अवसादी शैल बनेगी। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी होते हैं। ठीक है, अब आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट का रूप ले लेती है, और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर का पत्थर बन जाता है। इस तरीके से जो आग्नेय शैल और अवसादी शैलें होती हैं, आग्नेय शैल और अवसादी शैल होती हैं, वो कायांतरित शैल का रूप ले लेती हैं। जब उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और जो मतलब दाब है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तब ये जो है आग्नेय शैल और अवसादी शैल कायांतरित शैल बन जाती हैं। ठीक है, अब शैल जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जैसे कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, कबड्डी,
इस टापू या किट-किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। जैसे आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे, 7 पत्थर ले लिए, उसे पिट्ठू बना लिया, और 5 पत्थर लेकर के गिट्टी खेलते हैं बच्चे। इस तरीके से आप भी खेलते होंगे। तो वो जो पत्थर हैं मतलब वो एक शैलों के ही टुकड़े होते हैं। हाँ, अब आप अपने मतलब दादा दादी, माता पिता और पड़ोसी आदि से कुछ कारण खेल भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप जो है वो खेलते होंगे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं इस तरीके से। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है वो शैल चक्र कहलाती है। यानी कि जैसे मैं अभी बताया कि आग्नेय शैल से क्या बनती है, आग्नेय शैल से बन जाती हैं अवसादी शैल, और अवसादी शैल से बन जाती हैं फिर कायांतरित शैल। अब ये जो शैल हैं परिवर्तन हो रहा है इनका, वो क्या कहलाता है, वो शैल चक्र कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि जो द्रवित मैग्मा है, जो बहता हुआ जो मैग्मा है, जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जब वो ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है, तो ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाती है। ठीक है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती है, और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर फिर से आग्नेय शैल बन जाता है, में परिवर्तित रहता है। इस तरीके से इनका जो चक्र है वो चलता रहता है। मान लीजिए, देखें इधर आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई भी पृथ्वी के अंदर से, मान लीजिए वाली जो है पृथ्वी की परपटी ऊपर से निकला और इस तरीके से जमता चला गया, पृथ्वी के अंदर से इस तरीके से जमा और मतलब निकला और जमता हुआ चला गया। फिर उसके बाद ये जो है फिर ये जो मैग्मा होगा फिर ये आग्नेय शैल बन जाएगा। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जम रहा है तो आग्नेय शैल बनेगी। इससे जब आग्नेय शैल बन जाएगी तो फिर ये मतलब हवा से, पानी से, इन सब से जो उड़ करके, क्योंकि ये जो आग्नेय शैल होगी वो छोटे छोटे दानों के रूप में होगी। अब यही जो आग्नेय शैल होगी वो हवा से, पानी से उड़ करके दूसरी साइड चल जाती है, यानी कि अब अवसाद के रूप में ये चली जाती है और दूसरी जगह जा कर के जम जाती है, जिससे क्या बन जाती है, अवसाद शैल बन जाती है, अवसाद तलछट जिसे कहा जाता है। इस तरीके से ये वो हो जाती है। फिर उसके बाद फिर से इस पर प्रेशर लगता है तो फिर से मतलब ये वाले जो पत्थर हैं, फिर से अगर इन पर प्रेशर लगा तो अवसादी शैल बन गई। फिर जब अवसादी शैल जो होती हैं, अगर इन पर फिर से बहुत ज़्यादा ताप लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा दाब हो जाए इसके अंदर, यानी आग्नेय शैल में भी और अवसादी शैल में भी बहुत ज़्यादा ताप हो जाए, यानी कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी सिर्फ ये वाली आग्नेय शैल, तो और वहाँ जा कर के हल्का थोड़ा बहुत तापमान वगैरह से बनेगी तो अवसादी शैल होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आग्नेय शैल पर तापमान डलेगा तो फिर से कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाएगी। और अवसादी शैल पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो फिर इसे कायांतरित शैल में आ जाएगी। इस तरीके से फिर जब ये कायांतरित शैल जो है, फिर जब ये कायांतरित शैल फिर दोबारा से अगर इस पर तापमान बढ़ गया इसका, फिर से क्या होगा, इसका मैग्मा बन जाएगा। इस तरीके से जो है फिर से मैग्मा बनेगा, फिर से निकलेगा। इस तरीके से जो है पूरा का पूरा शैल चक्र जो है वो चलता रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो शैल होती हैं वो विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। इन्हीं खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ उपयोग ईंधन की तरह करते हैं, कुछ का उपयोग हम ईंधन की तरह कर लेते हैं, जैसे कोयला है। ये प्राकृतिक खनिज है। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, यूरेनियम आदि, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके अलावा हम कुछ इसके फैक्ट्स भी देख लेते हैं इधर साइड में।
विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर जो खोदा गया है वो 4 किलोमीटर तक इंजीनियरों ने खोद डाला है। हालांकि जो पृथ्वी का केंद्र है उस तक पहुंचने के लिए तो भाई बहुत जो बिल्कुल असंभव है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब आप समझ लें कि 4 किलोमीटर तक खोदा जा चुका है और अगर 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदेंगे तो ही मतलब वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ओके, यानी कि जैसे आप देखते भी होंगे कि एक स्थान से अगर हम दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो 1 किलोमीटर भी कितनी दूर होता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर होता है। और 4 किलोमीटर कितना दूर होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा। और इतना 4 किलोमीटर जितना होगा और अगर हम उसको पृथ्वी के अंदर खोद दें, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, है ना। यानी कि काफ़ी गहराई में इसको खोदना पड़ेगा। अब आप ये समझें कि 6000 किलोमीटर कितना होगा, फिर 4 किलोमीटर जब इतना होगा तो फिर 6000 किलोमीटर कितना होगा। जब 6000 होगा तब जा कर के जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। ओके, अब आप चाहें तो इस मानचित्र से यहाँ पर समझ सकते हैं कि महाद्वीप, महासागर, परपटी, ये महासागर परपटी, ये महासागर हैं, ये महाद्वीप है और ये वाली जो परपटी है महाद्वीप है, परपटी ऊपर ऊपर की। अब एक फैक्टर है, जैसे पृथ्वी का जो आयतन है वो केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इसका सिर्फ 1% कितना, सिर्फ 1% जो हिस्सा है वो परपटी है, जबकि 84% जो हिस्सा है अंदर का, 84% है वो मेंटल है। और जो 15% है उसके भी अंदर वाला जो गहराई वाला है वो 15% हिस्सा वो करोड़ का है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। अब एक शब्द आता है इग्नियस, जो लैटिन शब्द इग्नस से मिलकर बना है, मतलब इससे निकला है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। एक है सेडिमेंट्री, यानी अवसाद। अब लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ होता है स्थिर, ठीक है। अब एक वर्ड आता है मेटामॉर्फिक, ये जो है वो ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ओके, जीवाश्म क्या होते हैं, शैलों के परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। मान लीजिए कि जो पृथ्वी है हमारी, वहाँ पर कुछ समय मान लीजिए काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं एक जगह, फिर उस पर बहुत ज़्यादा कुछ भी आपत्ति वगैरह आ जाती है, कुछ भी उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर जो है जुल्म हो जाता है या कुछ भी होता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं वहाँ पर। और मरने के बाद फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक वहाँ पर लोग नहीं रहते और वहाँ पर जो है मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। फिर जो मतलब वहाँ पर वहाँ पर मिट्टी मतलब इकट्ठा होगी, घास वगैरह जमेगी, फिर उसके बाद जब हम उसको खोद देंगे फिर वहाँ से जो कुछ खनिज पदार्थ भी मतलब पृथ्वी के अंदर होंगे और कुछ जो लोग मरे थे उससे जो मतलब मिट्टी हुई उससे भी मतलब जो अवसाद होंगे, उनके जो अवशेष होंगे वो जीवाश्म कहलाएंगे। यानी कि जो मानव के का और जीव जंतुओं का जो मृत शरीर होगा जो कि मिट्टी के रूप में होगा वो कहलाएगा जीवाश्म। ठीक है, अब ये जो है ताजमहल जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, जब ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर। लाल किला किससे, लाल बलुआ पत्थर से, और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।